हेलो दोस्तों, तो आज मैं द फैमिली मैन सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो ये सीजन काफी नया है तो इसका रेटिंग काफी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में कुछ तमिलियंस को जो कि एक काइंड ऑफ मूवमेंट चला रहे थे। तो ये लोग श्रीलंका में आई हुई गवर्नमेंट रूपातुंगा की गवर्नमेंट इसको ये लोग विरोध कर रहे थे। तो इस सीरीज में हमें आगे पता चलता है कि श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रूपातुंगा इस मूवी में जो दिखाया गया है, तो इनकी गवर्नमेंट श्रीलंका में जो तमिलियंस है उनके ऊपर काफी अत्याचार करते हैं। इसीलिए भास्करन जो कि इन लोगों का चीफ है, ये एक टीम तैयार किया है। ये लोग मिलके रूपातुंगा की गवर्नमेंट को हटाना चाहते थे और अपनी जो गवर्नमेंट है उसको श्रीलंका में लाना चाहते थे। यहाँ पे मेन 3 लोगों को हम देख पाते हैं, सुब्बू, दीपन और भास्करन। भास्करन इन लोगों का चीफ था और सुब्बू भास्करन का छोटा भाई था और दीपन यहाँ पे भास्करन का खास आदमी होता है। लेकिन कुछ दिनों में इनकी बेस पर श्रीलंकन आर्मी हमला बोल देती है। सो यहाँ पे सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ से सुब्बू, दीपन और भास्करन किसी तरह से बच के निकल जाते हैं। दीपन और भास्करन ये दोनों चले जाते हैं लंदन और सुब्बू को तमिलनाडु में कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड रहने के लिए बोलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं श्रीकांत को जो कि अभी टास्क छोड़ चुका है और एक नॉर्मल आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके बॉस तन्मय को जो कि हमेशा श्रीकांत से परेशान रहता है और श्रीकांत भी हमेशा उसके काम से फ्रस्ट्रेट रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं श्रीलंकन प्रेसिडेंट रूपातुंगा को, जिनका की एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था इंडिया के पीएम बासु से। तो यहाँ पे ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि श्रीलंका के नॉर्थ साइड में चाइना एक पोर्ट बनाना चाहती थी। सो पीएम बासु यहाँ पे रूपातुंगा को सजेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे, बदले में उनके लिए इंडिया और कुछ कर सकता है। तो रूपातुंगा यहाँ पे एक डील रखता है कि उन्हें सुब्बू जो कि अभी तमिलनाडु में छुपा हुआ है उसको हैंड ओवर किया जाए। उसके बाद ये लोग नॉर्दर्न पार्ट में जो पोर्ट बन रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं श्रीकांत और सुची को, जिनका रिश्ता अभी कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा था और सुची भी वो जॉब छोड़ चुकी है। और आपको याद होगा कि सीजन 1 के एक एपिसोड में ऐसा दिखाया गया था कि वो अरविंद और सुची ये दोनों साथ में लोनावाला गए थे और वहाँ पे कुछ तो हुआ था। सो उसके बाद सुची काफी डिस्टर्ब है और वो जॉब भी वो छोड़ चुकी है। तो कुछ देर बाद श्रीकांत स्मोक करने चला जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उस दिन जो गैस लीक हुआ था, तो वो गैस लीक के बाद क्या हुआ, क्योंकि यहीं पे सीजन 1 खत्म हुआ था। तो जैसा कि हमने देखा था कि ओरायन केमिकल्स में वो गैस जो मूसा ने तैयार किया था वो गैस लीक होना चालू हो गया था और वहीं पे जोया और मिलिंद ये दोनों थे। तो यहाँ पे जोया का फोन ट्रैक करके ये लोग पहुंचते हैं ओरायन केमिकल्स पे और जो 2-3 गार्ड थे इनको मिलिंद मार देता है, लेकिन मिलिंद को भी पैर पे और एक छाती पे गोली लगा था। तो जोया यहाँ पे किसी तरह मिलिंद को लेके वहां से निकलती है, एक गैस मास्क पहन के वहां से निकलती है। लेकिन थोड़ी देर आगे जाके ये दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। श्रीकांत और उनकी टीम वहां के गैस लीक वाला प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और जोया और मिलिंद को भी बचाते हैं। उसके बाद एक सीक्रेट मीटिंग बुलाया जाता है जिसमें कि ओरायन केमिकल्स के जो सीईओ थे उसको बुलाया जाता है और उसे बोला जाता है कि तुम ऐसा अनाउंस करो कि कोई इक्विपमेंट फेलियर हुआ था, इसीलिए ये डेंजरस गैस लीक हुआ। और ये लोग सक्सेसफुली गैस लीक होने से पहले वहां पे पहुंच गए और मामला सब सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि बाहर ऐसा दिखाया जाता है कि ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये इक्विपमेंट फेलियर की वजह से एक्सीडेंटली एक गैस लीक हुआ है। और तो ये सब बेवकूफ जो कि मूसा को हेल्प किया था, या मतलब मूसा को हेल्प नहीं किया था, मूसा उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया था, इसीलिए वो उसको हेल्प करना पड़ा। तो उसके ऊपर ये सब डाल देते हैं कि इसी की वजह से इक्विपमेंट फेलियर हुआ और गैस लीक हुआ है। तो यहाँ पे श्रीकांत बोलने की कोशिश करता है कि वो अंडर प्रेशर था वगैरह वगैरह, पर उसका बात कोई नहीं सुनता। सो यहाँ पे श्रीकांत भी काम से बहुत परेशान हो चुका था, तो वहीं पे वो फैसला करता है कि वो टास्क छोड़ देगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं पीएम बासु को जो कि कुलकर्णी के साथ मीटिंग कर रही थी, कैसे सुब्बू को पकड़ा जाए और उसको हैंड ओवर किया जाए श्रीलंका में। फिर यहाँ पे हम देखते हैं श्रीकांत और जेके ये दोनों गए थे मिलिंद से बातचीत करने के लिए।
और जेके यहाँ पे मिलिंद को बोल रहा था कि तुम वापस जल्द से जल्द टास्क ज्वाइन कर लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चेन्नई में सुब्बू एक लॉज में रह रहा था और सुब्बू से मिलने के लिए वहाँ का किसी लोकल एमएलए आता है वहाँ उससे मिलने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं ये एमएलए टास्क का एक आदमी को सुब्बू का एड्रेस दे देता है और इस आदमी का नाम होता है मुत्तू। यहाँ पे मुत्तू को इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी लोकल पुलिस को इन्वॉल्व ना किया जाए और साइलेंटली सुब्बू को गिरफ्तार करके जेके जो कि मुंबई से आ रहा है उसको हैंडओवर किया जाएगा। यहाँ पे ये लोग पकड़ भी लेते हैं सुब्बू को, लेकिन सुब्बू लास्ट मोमेंट में एक दो लोगों को मार के वहाँ से भाग निकलने का कोशिश करता है और वहाँ पे 2 लोगों को हॉस्टेज बना के रखता है। फिर यहाँ पे जेके पहुँचता है और जेके को बार बार श्रीकांत फोन कर रहा था, तो जेके यहाँ पे परेशान होके श्रीकांत को सब बोल देता है और श्रीकांत एक आइडिया देता है कि वो लोग चेल्लम को कांटेक्ट करें। तो यहाँ पे हमें चेल्लम के बारे में पता चलता है। चेल्लम एक एक्स रॉ एजेंट है जो कि एक वक्त में भास्करन का अच्छा दोस्त हुआ करता था। सो उसको मे भी एक आइडिया हो दीपू अभी क्या करने जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन चेल्लम अभी रिटायर हो चुका है। सो यहाँ पे ये लोग चेल्लम को कांटेक्ट करते हैं। चेल्लम यहाँ पे फोन करता है भास्करन को और उसे सजेस्ट करता है कि उसके छोटे भाई यानी सुब्बू को बोले कि वो सरेंडर करते, नहीं तो टास्क वाले तो उसे चारों तरफ से घेर लिए हैं और उसको मार भी सकते हैं। सो यहाँ पे भास्करन टास्क के जरिए सुब्बू से बात करता है और उसको बोलता है कि सरेंडर कर दो और यहाँ पे सुब्बू सरेंडर कर देता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। सिंस वो कुछ पुलिस वालों को मारा था इसीलिए उसको पहले जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, उसके बाद ही टास्क उसे ले पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं धृति कल्याण नाम के एक लड़के के साथ मिल रही थी। कल्याण उसे घर छोड़ता है और धृति के जाने के बाद कल्याण को एक मैसेज आता है कि कल्याण धृति की सारी इन्फॉर्मेशन साजिद को दे रहा था। साजिद को हमने वही सीजन 1 में जुल्फिकार वाले मिशन में देखा था। यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है, तो चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं समीर को, जिसको हमने सीजन 1 में देखा था, वही जुल्फिकार मिशन को अंजाम देना चाहता था। वो उसको तो जेल हुआ था, पता नहीं कैसे वो जेल से छूट गया है या फिर वो सीरीज में दिखाया नहीं गया है, तो वो अभी लंदन में है। यहाँ पे वो पाकिस्तान के पूर्व जो जनरल थे उससे मिलता है, जो कि वही जनरल जुल्फिकार वाले मिशन में था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो उनको धोखा दे दिया था। ये बात सीजन 1 में दिखाया गया है अगर आपको याद हो तो उसी आदमी से समीर मिलने आया था। तो उससे बात करके एंड में एक हैंडशेक करता है समीर और उसके अंगूठी में कुछ पिन वगैरह था जिसमें कि जहर था। तो जैसे कि वह हैंडशेक करके बाहर जाता है, 1-2 मिनट में उस जनरल की मौत हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं चेन्नई में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है राजी। वो एक कंपनी में काम कर रही थी और इस कंपनी का एक हरामी मैनेजर होता है जिसका नाम होता है नंदा। सो नंदा की गंदी नजर राजी पे रहती है। फिर घर जाते वक्त बस में भी एक आदमी होता है जो कि राजी के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो राजी यहाँ पे कुछ नहीं बोलती। उसके बाद राजी जब बस से उतर जाती है, वो आदमी राजी को फॉलो करने लगता है। तो अकेले में देख के वो कुछ करे इससे पहले राजी उसको जम के धोती है, लाइक पूरा निंजा स्टाइल उसको मारती है और घर चली जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि राजी वही सुब्बू भास्करन इन लोगों का जो टीम था उस टीम की एक बहुत अच्छी सोल्जर है और वो एक पायलट भी है, ट्रेंड सोल्जर और एक पायलट भी है। और वो यहाँ पे उसका एक फेक एड्रेस देके उस कंपनी में जॉब कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं लंदन में समीर साजिद के साथ मिलके एक प्लान की तैयारी कर रहा था, नई प्लान की तैयारी कर रहा था। समीर यहाँ पे साजिद को इंडिया भेजता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं टास्क वाले सुब्बू को कोर्ट ले जा रहे थे, लेकिन कोर्ट के बाहर एक स्कूटर खड़ा था, उसमें साजिद ने बॉम्ब प्लांट कर दिया था। सो यहाँ पे धमाका होता है और मुत्तू किसी तरह से बच जाता है, लेकिन सुब्बू और उसके आसपास लोग सब मारे जाते हैं। और यहाँ पे भास्करन को लग रहा था कि बासु इंडिया की पीएम बासु इनके कहने पर ही ये सब हुआ है, मतलब सुब्बू मारा गया। और यहाँ पे ये लोग जो अपना पार्टी तैयार कर रहे थे, खड़ा करने का तैयार कर रहे थे, इस पार्टी से भास्करन चला जाता है और जाते जाते दीपन को इस पार्टी का चीफ बना के चला जाता है। फिर भास्करन जाके समीर से मिलता है, पता नहीं समीर को वो कैसे जान पाया। अज्यूम कर सकते हैं कि वो समीर को पहले से जानता था क्योंकि इतना सीरीज में दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे भास्करन को पता नहीं था कि समीर का ही
वजह से उसका भाई सुब्बू मारा गया है, क्योंकि समीर साजिद को भेजा था वही बॉम्ब प्लांट करने। और यहाँ पे भास्करन समझ रहा था कि पीएम बासु इन सब के पीछे है। तो अभी भास्करन सेल्वा नाम के एक आदमी को फोन करता है। सेल्वा यहाँ पे उसी टीम का एक हिस्सा होता है, वही रेबल्स का जो टीम था। यहाँ पे ये लोग प्लान करते हैं कि पीएम बासु को कैसे मारा जाए, और उसके छोटे भाई का मौत का बदला लेना चाहते थे। और साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि साजिद भी इस प्लान का हिस्सा होगा। दूसरी तरफ इन लोगों का निभानी वाली हरकत चल रहा था। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। धृति और कल्याण का। और यहाँ पे हमें पता चलता है कल्याण का नाम कल्याण भी नहीं है, उसका नाम सलमान है। यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है, तो चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं पीएम बासु श्रीलंका के प्रेसिडेंट रूपातंगा के साथ एक मीटिंग करना चाहते थे, वो भी चेन्नई में। तो यहाँ पे उसका सिक्योरिटी चीफ उसे मना करता है, क्योंकि चेन्नई में तो ज्यादा ही उसके जान को खतरा है इसीलिए। लेकिन बासु बहुत स्टबर्न थी और वो डिसाइड करती है कि चेन्नई में भी उनका मीटिंग होगा। दूसरी तरफ सेल्वा ने राजी को फोन करके बता दिया था कि किसी भी वक्त उनका मिशन चालू हो सकता है, इसीलिए तैयार रहो। और जल्द से जल्द राजी जो काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, उसको छोड़ के वो सेल्वा के पास आ जाए, ताकि ये लोग साथ में डिस्कशन कर सके कि प्लान को कैसे अंजाम देना है। इसीलिए राजी यहाँ पे नंदा जो कि मैनेजर था उसको बोलते हैं कि मैं ये कंपनी छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन नंदा का नजर तो कहीं और पे ही था। और यहाँ पे बातों बातों में राजी का श्रीलंकन तमिल एक्सेंट निकल जाता है, जिसको जाफना बोलते हैं। उस एक्सेंट में थोड़ा वो वर्ड निकल जाता है। तो ये सुन के नंदा को उस पे थोड़ा शक होता है, और पता करने पर नंदा को पता चल जाता है कि राजी ने फेक एड्रेस दिया है। इसीलिए वो राजी को ब्लैकमेल करता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसका कीमत आप समझ जाओ। तो नंदा यहाँ पे राजी के साथ सेक्स करता है अलग, ऊपर से उसको मारता भी। अब भाई निंजा फाइटर को तुम मारोगे, बचोगे थोड़ी। तो यहाँ पे राजी नंदा की मुंडी चटका के उसको मार देती है। आई थिंक उससे पहले कर देना चाहिए था। उसके बाद उसको मार के उसका पैर हाथ ये सब अलग अलग करके उसको काट के उसके ऊपर फॉर्मालिन छिड़क देती है, ताकि बड़ी मतलब जो मरा हुआ शरीर है वो स्मेल ना करे और एकदम ताजा रहे। उसके लिए उसके ऊपर फॉर्मालिन छिड़क के उसको एक पैकेट में बांध के रखती है, और एक एक पैकेट को वो पास वाले किसी नाले में या फिर रिवर था पता नहीं, उसमें फेंक के चली आती है। यहाँ पे वो एक एक पैकेट फेंक रही थी, तो पूरा बॉडी यहाँ पे वो नहीं फेंकी थी। इस बात को थोड़ा याद रखना, क्योंकि आगे काम आएगा। दूसरी तरफ उस दिन सूची का बर्थडे था, इसलिए श्रीकांत उसे डिनर पे कहीं पे बाहर ले गया था, और वहाँ पे ही बातों बातों में उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। लाइक तुम आज तक मुझे समझ नहीं पाए वगैरह वगैरह, ऐसा टाइप का झगड़ा हो जाता है। तो उसके बाद ये लोग ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे। तो अगले दिन श्रीकांत का मूड वैसे भी खराब था, ऊपर से उसका बॉस तन्मय उसे और भी परेशान कर देता है। सब तन्मय को वहाँ से मार के मतलब चाटा वाटा मार के वो कंपनी क्विट करके वहाँ से चला जाता है, और सीधा कुलकर्णी को फोन करता है और टास्क ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं लंदन में भास्करन मेयप्पन नाम के एक बिजनेसमैन से मिलता है, जिसको कि भास्करन के प्लान के बारे में कोई भी अता पता नहीं था। यहाँ पे समीर भी आया था, और समीर यहाँ पे अपने छोटे भाई के लिए एक फ्लाइंग स्कूल खरीदना चाहता है। ये कह के मेयप्पन के साथ एक डील कर देता है। मेयप्पन का फ्लाइंग स्कूल था चेन्नई में, तो ये बेचना चाहता था। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम होता है टाइग्रिस एविएशन। सो ये लोग खरीद लेते हैं। और दूसरी तरफ सूची अरविंद से मिलती है, और वो वापस श्रिंकमी ज्वाइन करना चाहती थी, जिसमें अरविंद काम कर रहा था। वो कंपनी बेसिकली वो ज्वाइन करना चाहती थी। यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म होता है, तो चलते हैं एपिसोड 4 की तरफ। तो एपिसोड 4 की शुरुआत राजी से होता है। राजी के ऑफिस में नंदा का सुपीरियर उसे ढूंढ रहा था। नंदा तो मर चुका है, तो इसलिए वो 1-2 दिन से एब्सेंट है। दूसरी तरफ श्रीकांत टास्क ज्वाइन कर चुका था, इसीलिए वो चेन्नई के लिए रवाना हो जाता है। फिर हम देखते हैं राजी के ऑफिस में पुलिस आई थी। सिंस 2-3 दिन से नंदा का कोई अता पता नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो केस हैंडल कर रही थी उनका नाम होता है मिस उम्मयल। तो यहाँ पे उम्मयल पर्सन बाय पर्सन सबको इन्वेस्टिगेट करने लगती है, इंटरोगेट करने लगती है। तो यहाँ पे बारी होती है राजी की। तो यहाँ पे उम्मयल राजी से पूछते है कि नंदा क्या अच्छा आदमी था, ऐसा टाइप का सब सवाल पूछती है।
तो राजी बोलते हैं कि कोई झगड़ा वगैरह नहीं था उनके साथ। दूसरी तरफ श्रीकांत, मिलिंद, जेके और मुत्तू ये सब तमिल रेबल्स को कैसे पकड़े इन सब के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं सेल्वा को, उनके साथ साजिद और 2 नए कैंडिडेट भी थे जिनका नाम होता है कार्तिक और प्रभु। कार्तिक और प्रभु पहले से ही वही तमिल रेबल्स में है, तो ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए राजी भी वहाँ पे आती है। समीर और भास्करन ये जो फ्लाइंग स्कूल खरीदे थे चेन्नई में जिसका नाम था टाइग्रिस एविएशन, तो इन लोगों का प्लान होता है उस टाइग्रिस एविएशन को अपना मेन बेस बनाने का। तो दूसरी तरफ धृति और सलमान इन दोनों का निभाने वाली हरकत चल रहा था। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। अभी यहाँ पे तमिल रेबल्स ग्रुप थे जो ये लोग जाते हैं टाइग्रिस एविएशन पे। यहाँ पे ये लोग डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि 2 प्लेन्स थे, इसीलिए ये लोग डिस्कशन कर रहे थे कौन सा प्लेन उठाए। तो प्लान क्या है हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर श्रीकांत फिर से चेलम की मदद लेता है क्योंकि उससे तमिल रेबल्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही पता था। तो यहाँ पे चेलम तमिल रेबल्स का जो पुराना सेफ हाउस हुआ करता था उसका एड्रेस दे देता है। तो श्रीकांत और उनकी टीम सेफ हाउस ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं मिस उमैल को, जो कि अभी राजी जो ऑफिस में काम कर रही थी उस ऑफिस में थी। यहाँ पे उस ऑफिस का एक एम्प्लॉय उमैल को नंदा और राजी इन दोनों के बारे में बताती है। मतलब नंदा का बिहेवियर राजी के टुवर्ड्स कैसा था, क्योंकि उमैल जब राजी को इंटरोगेट कर रही थी तब राजी ने तो कुछ बताया नहीं, इसीलिए वो राजी के ऊपर थोड़ा शक करने लगती है। इसीलिए राजी का जो एड्रेस था जो कि ऑब्वियसली फेक था वहाँ पे उमैल जाती है। तो एड्रेस फेक है इसीलिए वहाँ पे तो राजी नहीं थी, इसीलिए उमैल राजी का लास्ट लोकेशन ट्रैक करने के लिए बोलती है। तो यहाँ पे एक तरफ उमैल राजी को ढूंढ रही थी, दूसरी तरफ जेके और उनकी टीम मतलब जेके और श्रीकांत ये दोनों एक एक करके तमिल रेबल हाउस सेफ हाउस जो था उनको ढूंढ रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। सो आगे जाके इन दोनों की कहानी एक इंटरेस्टिंग वे में मिक्स होगी। सो उमैल यहाँ पे राजी जहाँ पे रह रही थी वहाँ आ जाती है। तो राजी यहाँ पे लास्ट जो पैकेट था जिसमें कि नंदा का एक बॉडी का टुकड़ा था वो पैक करके रखी थी, उसको राजी फेंकने जा रही थी। उसी टाइम पे मिस उमैल वहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल उसे वो करती है कि तुमने फेक एड्रेस क्यों दिया और तुमने झूठ क्यों बोला। तो फेक एड्रेस का आंसर राजी देती है कि राजी के मामा ने ये जॉब उसे दिया था, इसीलिए पता नहीं वो शायद गलती से गलती से एड्रेस दे दिए हैं, गलती से वो वाला एड्रेस दे दिए हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर वो ऐसे देती है कि अगर वो नंदा के अगेंस्ट कंप्लेन करेगी तो उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा ऑफिस में। नंदा का गंदा नजर ऑलमोस्ट ऑफिस के सारी लड़कियों पे होता है। और यहाँ पे उमैल को एक अजीब सा स्मेल आ रहा था, ऑब्वियसली वो वही फॉर्मालिन का था। तो अजीब सा स्मेल क्या आ रहा है वो राजी से पूछती है और यहाँ पे राजी बोलती है कि पता नहीं हमेशा यही टाइप का स्मेल उसके ड्रेनेज में आता है। उसके घर के पीछे एक ड्रेनेज सिस्टम था तो वहीं से शायद वो स्मेल आ रहा होगा, ऐसा राजी बोल देती है। तो यहाँ पे उमैल को राजी बहुत सस्पिशियस लगती है, इसीलिए वो राजी को बोलते है कि तुम मेरे से बताए बिना कहीं शहर छोड़ के मत जाना और दिल्ली स्टेशन पे रिपोर्ट करना होगा। ये कह के वो वहां से चली जाती है। तो कुछ देर बाद उमैल को एक कॉल आता है जिसपे कि एक लावारिस लाश मिला है, वो शायद नंदा का हो सकता है, इसीलिए नंदा की बीबी को वेरीफाई करने के लिए मॉर्चुरी बुलाया जाता है। और मॉर्चुरी में भी वही स्मेल आ रहा था फॉर्मालिन का। तो यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि ये सब बॉडी डिकम्पोज ना हो जाए इसीलिए ये फॉर्मालिन यूज किया जाता है। सो ये बात सुन के उमैल को पता चल गया था कि राजी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो वो तुरंत राजी के घर के लिए निकल जाती है। और दूसरी तरफ श्रीकांत और जेके ये भी राजी को ढूंढते ढूंढते राजी के घर चले गए थे। तो जब तक उमैल राजी के घर पहुंचे, राजी अपना घर छोड़ के वहां से चली जाती है, लेकिन वहां पे जेके और श्रीकांत ये दोनों थे, इसीलिए वो उनको खूनी समझ के उनको गिरफ्तार कर देती है। यहीं पे एपिसोड 4 खत्म होता है। तो चलते हैं एपिसोड 5 की तरफ। तो नेक्स्ट डे मुत्तू पुलिस स्टेशन आता है और ये लोग छूट जाते हैं। तो उसके बाद उमैल भी श्रीकांत के टीम के पार्ट होना चाहती थी। तो यहाँ पे श्रीकांत के टीम को एक फुटेज मिलता है जिसमें कि तमिल रेबल्स थे, ये लोग मतलब शूटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे और यहाँ से उनको एक लोकल 52 लीड मिलता है।
फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं राजी और वो तमिल रेबल्स को, ये लोग एक प्लान डिस्कशन कर रहे थे। तो ये लोग पहले जाएंगे वीरारण्यम, वहाँ पे उनका एक पुराना दोस्त है जिसका नाम है जेवराज। तो जेवराज की मदद से ये लोग बाय बोट श्रीलंका के पॉइंट पेड्रो में जाएंगे, जहाँ पे कि बहुत सारा C4 ये लोग पहले से दफनाए हुए थे। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं पीएम का जो सिक्योरिटी चीफ था, ये दीपन को फोन करके ये सब जो तमिल रेबल्स करने जा रहे हैं इन सब के बारे में बताता है। तो दीपन यहाँ पे बोलता है कि भास्करन के बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि भास्करन अभी उसका गवर्नमेंट छोड़ दिया है। फिर भी वो भास्करन के ऊपर नजर रखेगा और इन लोगों को सारी बात बताएगा। फिर यहाँ पे दीपन भास्करन से मिलने जाता है और भास्करन की बातों से लग रहा था कि मतलब वो तमिल रेबल्स को भड़का रहा है ये सब करने के लिए, इसीलिए ये सारी बात दीपन कुलकर्णी और पीएम का सिक्योरिटी चीफ होता है उसको बोल देता है। तो यहाँ पे हम जान पाते हैं कि दीपन एक मतलब वो आजादी तो चाहता था लेकिन अहिंसा के बदौलत, और वो काइंड ऑफ भास्करन को धोखा भी दे देता है। यहाँ पे राजी, साजिद और ये लोग जो तमिल रेबल्स थे ये लोग जाते हैं जेबराज के पास, और जेबराज यहाँ पे बोलता है रात के 1:30 से 2:30 बजे तक कोस्ट गार्ड नहीं होते हैं, सो इसी टाइम का फायदा उठा के ये लोग पॉइंट पेड्रो पे जा सकते हैं और वो C4 ला सकते हैं। यहाँ पे जेबराज उन्हें पॉइंट पेड्रो तक पहुंचा देता है। यहाँ पे राजी साजिद को बोलती है कि कैसे रूपातुंगा ने श्रीलंका में जो तमिल्स रहते थे उन सबको मार दिया, और लड़की औरत जो भी थे उन लोगों के साथ मतलब बहुत मिसबिहेव वगैरह होता था। इन सब में इंडियन गवर्नमेंट भी रूपातुंगा के ही साथ देता है, इसलिए ये लोग पीएम बासु को मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग पॉइंट पेड्रो तक पहुंच जाते हैं और जहाँ पे C4 दफनाया हुआ था वो लोकेशन ट्रैक करके ये लोग C4 खोद ही रहे थे। उसी वक्त श्रीलंका के 2 सोल्जर वहाँ पे आ जाते हैं और फाइटिंग वगैरह होता है वहाँ पे। तो राजी और साजिद मिलके 2 सोल्जर को मार देते हैं और वहाँ से C4 ले जाते हैं। राजी और साजिद जब इन दोनों को मार देते हैं तो जेबराज मतलब उनके ऊपर भड़क जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना वगैरह वगैरह, इस टाइप का बहुत ड्रामा करना चालू कर देता है। तो इसीलिए राजी जेबराज को वहीं पे मार के चली आती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे हम देखते हैं लंदन में समीर भास्करन को पिज्जा पैकेट में एक मोबाइल और पासपोर्ट देता है और उसको बोलता है कि इंडियन एजेंट तुम पे नजर रख रहे हैं, इसीलिए जल्द से जल्द लंदन छोड़ के तुम्हें फ्रांस जाना पड़ेगा। यहीं पे एपिसोड 5 खत्म होता है। तो चलते हैं एपिसोड 6 की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं श्रीकांत से मिलने फिर से चेलम आया था और श्रीकांत उससे एरिया 52 और वही तमिल रेबल्स के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे चेलम बताता है कि एरिया 52 में जेबराज नाम का एक स्मगलर रहता है जो कि वही हथियार वगैरह वो सब स्मगल करता है, और तो ये सिल्वा के बारे में भी बताता है, और ये जेबराज तुमको वीरारण्यम में मिलेगा। सो यहाँ पे C4 का जो डेटोनेटर था ये जेबराज के घर में होता है, इसीलिए ये लोग मतलब राजी और उनकी टीम ये लोग जेबराज के घर में जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पे श्रीकांत और उनकी पूरी टीम आ गया था पूछताछ करने के लिए। तो राजी वहाँ से जा ही रही थी तब उम्माइल उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो यहाँ पे अच्छा खासा चेज सीन चलता है, अंत में राजी को ये लोग पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोकल लोग थे ये भी तमिल रेबल्स के सपोर्ट में थे, इसीलिए सिल्वा और ये लोकल लोग ये सब मिलके पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर देते हैं राजी को छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग सक्सेसफुली राजी को ले जाते हैं और बहुत सारा शूटिंग चलता है पुलिस वालों के बीच और इन लोगों के बीच। सो ये शूटिंग में बहुत सारे पुलिस वाले और मिलिंद भी मारा जाता है, और शूटआउट में राजी को भी 1-2 गोली लग जाता है। यहाँ पे श्रीकांत पूरी तरह से टूट गया था क्योंकि और एक क्लोज फ्रेंड और ऑफिसर लोग का एक ऑफिसर बेहतरीन ऑफिसर मिलिंद मारा गया था। दूसरी तरफ साजिद समीर को फोन करता है और ये सब बताता है, और उसके पास और एक प्लान है। ये लोग श्रीकांत की बेटी धृति को किडनैप करना चाहते थे, जैसे कि श्रीकांत उनके काम के बीच में ना आए। सो सलमान यहाँ पे धृति को मैसेज करता है लेट्स हैव फन टुमारो करके। यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होता है। तो चलते हैं एपिसोड 7 की तरफ। तो यहाँ पे श्रीकांत और उनकी टीम को खबर लगता है कि जेबराज की बॉडी पॉइंट पेड्रो पे मिला है। तो श्रीकांत यहाँ पे बोलता है अगर राजी और उनकी टीम जानते थे कि जेबराज पॉइंट पेड्रो में मारा गया है तो ये लोग वापस जेबराज के घर क्यों गए थे। सो ये पता करने के लिए ये लोग जेबराज के घर जाते हैं। तो यहाँ पे उसके घर पे सर्च करने पर C4 का डेटोनेटर मिल जाता है। तो सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं दीपन को जो कि भास्करन को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो एड्रियन नाम के एक बंदे को भास्करन के पीछे लगा देता है, पता करो
वो कहाँ पे है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि राजी के शरीर में जो बुलेट लगा था, बुलेट वुंड काफी ज्यादा है। सो ये लोग एक डॉक्टर बुलाते हैं और यहाँ पे साजिद और एक डिटोनेटर बना रहा था और ये जो भी सब C4 है इसको प्लेन में हर जगह प्लेस कर देता है। और इन लोगों का प्लान होता है कि जहाँ पे PM बासु और रूपातुंगा इन दोनों का मीटिंग होगा, वहाँ पे राजी जो कि एक ट्रेन पायलट है, ये सीधा जाएगी और वहाँ पे प्लेन ठोक देगी, जैसे कि वहाँ पे बड़ा ब्लास्ट होगा। मतलब ये एक सुइसाइडल मिशन था। और दूसरी तरफ धृति यहाँ पे सलमान के साथ घूम रही थी। धृति यहाँ पे सुची को फोन करके बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड महिमा के पास हूँ और थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। उसके बाद वो महिमा को भी फोन कर देती है कि जब मम्मी का कॉल आए तब मुझे बता देना। और कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि धृति किडनैप हो चुकी है। बेसिकली वो किडनैपर के साथ ही घूम रही थी। तो अभी तो रात के 10-11 बज गए थे, इसीलिए सुची बहुत परेशान होके महिमा को कॉल करती है कि धृति अभी तक कहाँ है। सो बातों बातों में सुची फिगर आउट कर देती है कि धृति महिमा के पास नहीं है। सो परेशान होके वो श्रीकांत को फोन करते हैं और ये सब बताती है। श्रीकांत को कहीं ना कहीं लग रहा था कि धृति यहाँ पे किडनैप हो चुकी है। सो इंस्टेंटली वो टास्क पे फोन करके एक आदमी को बोलता है कि जल्द से जल्द धृति का लास्ट लोकेशन चेक करो। तो यहीं पे एपिसोड 7 खत्म होता है। तो चलते हैं एपिसोड 8 की तरफ। यहाँ पे श्रीकांत सबसे पहले तो धृति के स्कूल जाता है और वहाँ महिमा से सलमान के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। किसी के पास भी सलमान का कोई फोटो नहीं था और महिमा से पता चलता है कि ये लोग लास्ट टाइम एक मॉल गए थे मूवी देखने के लिए। तो वहाँ मॉल पे जाकर इन लोगों को CCTV के जरिए सलमान का फोटो मिल जाता है। दूसरी तरफ JK और मुत्तू यहाँ पे मिरानियम में जितने भी प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स है उसका सब डाटा निकालते हैं और सबसे पहले जाते हैं वही टाइग्रिस एविएशन पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं धृति को मारते हुए एक वीडियो निकालता है ये सलमान और उसके साथ एक आदमी था और वीडियो बना के ये लोग भेजते हैं श्रीकांत के पास। श्रीकांत खुद धृति से बात करना चाहता था ताकि वो सुने उसकी बेटी ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पे किडनैपर थे, इसीलिए वो धृति को डायरेक्टली तो हिंट नहीं करता, लेकिन इशारों में बोलता है कि लव इज द ओनली स्ट्रेंथ एंड ओनली वीकनेस। यानी कि वो धृति को बोल रहा था इनडायरेक्टली कि सलमान को यूज करे वहाँ से भागने के लिए। तो साजिद चेन्नई से मुंबई आ गया था और वो जल्द ही उसी जगह में पहुंचने वाला था जहाँ पे धृति अभी किडनैप है। तो सलमान के साथ जो बंदा था वो साजिद को लेने जाता है। इसी बात का फायदा उठा के धृति सलमान के साथ ड्रामा करना चालू कर देती है, मुझे छोड़ दो नहीं तो ये लोग मार देंगे। सो सलमान उसके ऊपर तरस खा के उसका हथकड़ी खोल देता है, लेकिन उससे पहले धृति एक कांच का टुकड़ा ले लिया था। सो उसी कांच के टुकड़े से वो सलमान का गर्दन में 10-15 बार वार करके उसे वहीं पे मार देती है। उसके बाद उसके पॉकेट से चाबी लेकर वहां से भाग ही रही थी, तभी साजिद वहां पे आ जाता है। दूसरी तरफ JK और मुत्तू ये दोनों टाइग्रिस एविएशन पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पे कार्तिक और प्रभु ये दोनों जफना एक्सेंट में बोल रहे थे, मुत्तू से बात कर रहे थे। तो मुत्तू को इनके ऊपर शक हो जाता है। इनके पास सर्च वारंट नहीं था, इसीलिए मुत्तू 2 लोगों को भेजता है ताकि ये लोग जल्द से जल्द सर्च वारंट लेके आए। अभी 5-6 घंटा हो चुका था, इसीलिए JK मुत्तू को सजेस्ट करता है कि तुम इनको बातों में उलझा के रखो, मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। तो JK यहाँ पे छुपते छुपाते हुए एक प्लेन में घुसता है और वहाँ पे उसको पूरा प्लेन में C4 दिख जाता है। लेकिन JK को घुसते हुए राजी और 2-3 लोग जो पीछे छुपे हुए थे ये लोग देख लेते हैं और इंस्टेंटली इनके ऊपर फायरिंग चालू कर देते हैं। JK और मुत्तू किसी तरह से बचते बचाते हुए इधर से निकल जाते हैं, लेकिन लास्ट में JK को 2 गोली लग जाता है। मुत्तू यहाँ पे अलग भागा था और JK यहाँ पे अलग भागा था, इसीलिए मुत्तू पहले भाग के चला जाता है और JK किसी कोने पे गोली खा के पड़ा हुआ था। यहाँ पे एपिसोड 8 खत्म होता है। तो चलते फाइनल एपिसोड 9 की तरफ। यहाँ पे श्रीकांत और उनकी टीम सलमान के साथी जो था उस बंदे को ट्रैक कर लिए थे, उसका घर ट्रैक कर लिए थे। सो यहाँ पे वो एक पुलिस वाले को सिक्योरिटी गार्ड का भेष बना के भेजते हैं, अंदर जाके देखे साजिद है कि नहीं। सो वो सिक्योरिटी गार्ड मतलब पुलिस वाला सिक्योरिटी गार्ड के भेष में जो था वो अंदर साजिद को देख लेता है। तो साजिद को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है, इसीलिए ये लोग पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। यहाँ पे श्रीकांत अपनी बेटी धृति को बचा लेता है और शूट आउट में साजिद और वो दूसरा बंदा वो दोनों मारे जाते हैं। फिर इधर का मामला सॉर्ट आउट करके श्रीकांत चेन्नई के लिए निकलता है। ये लोग JK को ढूंढ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बेहोश पड़ा हुआ था,
किसी कोने में, और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। दूसरी तरफ राजी और उनकी टीम वो एरोप्लेन को डिसमेंटल करके एक ट्रक में भर्ती करके ये शहर छोड़ के कहीं और पे जा रहे थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं दीपन को, जो कि अड्रियन को दिया था भास्करन का लोकेशन ढूंढने के लिए। सो वो सक्सेसफुली ढूंढ लिया, और ये बात दीपन इंडियन गवर्नमेंट को और फ्रांस के गवर्नमेंट को बोल देता है, क्योंकि भास्करन अभी फ्रांस में है। तो तुरंत फ्रांस की जो पुलिस है ये भास्करन को अरेस्ट कर देते हैं, और भास्करन को पूछा जाता है कि ये तमिल रेबल्स कहाँ पे है, लेकिन भास्करन कुछ नहीं बोलता और एक पॉइजन पिल खा देता है, जैसे कि तुरंत उसकी मौत हो जाए। फिर हम देखते हैं कोई बंदा वो जेके जहाँ पे बेहोश पड़ा है वहाँ पे पेशाब कर रहा था, और वो बंदा जेके को देखता है, लेकिन ना ही पुलिस को फोन करता है ना उसका हेल्प करता है, बस उसका पर्स और मोबाइल चोरी करके वहां से भाग जाता है। तो जेके जहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ था वहाँ पे सिग्नल वगैरह नहीं था, और ये बंदा जब बाहर फोन लेके आता है तो मोबाइल में सिग्नल आ जाता है। सो टास्क वाले वो मोबाइल को ट्रैक करके उस आदमी को पकड़ते हैं। उस आदमी के जरिए जेके जहाँ पे बेहोश गिरा हुआ था वहां जाते हैं। जेके का काफी ब्लड लॉस हुआ था, लेकिन वो बच जाता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं राजी को, जो कि वही ट्रक में थी, और इनके ट्रक को एक चेक पोस्ट में रोका जाता है, और यहाँ का ऑफिसर 1 नंबर का ठरकी था। ये जो व्हाइट साइड पे आप देख रहे हो ये आदमी 1 नंबर का ठरकी था। सो राजी उस ऑफिसर के साथ कोने में जाके लपालप करके वहां से अपना ट्रक छुड़ा के वहां से निकल जाते हैं। और यहाँ पे एक सिगरेट शॉप था, इसको थोड़ी देर के लिए याद रखना। अभी श्रीकांत के पास कुछ भी क्लू नहीं था राजी और उनकी टीम कहाँ पे जा सकती है। अगर कुछ भी क्लू ना हो तो चेलम को बुला लो। सो चेलम यहाँ पे बोलता है कि ये लोग मे बी भास्करन के एक पुराना दोस्त था, उसके प्रॉपर्टी को ये लोग मे बी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को ऑब्वियसली प्लेन उड़ाने के लिए एक स्ट्रेट जगह तो चाहिए ना। सो ये लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के वो जगह का पता ढूंढ लेते हैं। इसलिए कंफर्म करने के लिए रास्ते में जो चेक पोस्ट था वहाँ पे पूछताछ करने के लिए श्रीकांत अंदर जाता है, और वहाँ पे वही ऑफिसर होता है, उसको राजी का फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या ये लड़की इधर से गई थी। तो ऑब्वियसली वो ऑफिसर नहीं बताएगा, क्योंकि गंदा हरकत जो किया है। तो श्रीकांत यहाँ पे ऐसे ही सिगरेट खाने के लिए उसी सिगरेट शॉप पे जाता है, जो कि वही चेक पोस्ट के पास ही था। सो वहाँ बातचीत करते करते और वो फोटो देख के वो सिगरेट वाला पहचान जाता है, मतलब वो सिगरेट शॉप वाला पहचान जाता है कि ये लड़की यानी कि राजी तो कल आई थी। सो ये अंदर जाके उस ठरकी ऑफिसर को बहुत मारते हैं। उसके बाद ये ट्रक कहाँ पे गया है उसका इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लेते हैं। तो उस दिन रूपा और पीएम बासु इन दोनों का मीटिंग होने वाला था। उस तरफ राजू भी प्रिपेयर थे वहाँ पे बम गिराने के लिए। यहाँ पे श्रीकांत, मुत्तू और उनकी टीम पहुंच जाती है। तो यहाँ पे बहुत देर तक शूटिंग चलता है टास्क और पुलिस वालों के बीच और तमिल रेबल्स के बीच। तो यहीं पे प्रभु, सेल्वा और कार्तिक इन तीनों की मौत हो जाती है। राजी किसी तरह बचते बचाते हुए यहाँ से एरोप्लेन ले जा रही थी, लेकिन सब मिलके उसके ऊपर गोली चला देते हैं और रास्ते में ही वो एरोप्लेन फट जाता है। तो कुछ दिनों बाद टास्क के पूरे मेंबर्स को सबको मेडल मिलता है। ये सारी बातें श्रीकांत अपनी बीवी सूची को बोल रहा था। यहाँ पे सूची भी श्रीकांत को एक बात बोलने जा रही थी, जो कि वही अरविंद वाली बात रात 3 बजे लोनावाला में हुआ था। बोलने जा ही रही थी, यहाँ पे सीन कट हो जाता है। तो आगे क्या हो हमें सीजन 3 में पता चलेगा। और जाते जाते यहाँ पे और एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कोलकाता शहर में एक आदमी दूसरे किसी आदमी के साथ, यहाँ पे ये लोग किसी प्रोजेक्ट गुआ न्यू इसके बारे में बात कर रहे थे। तो उस तरफ जो आदमी बैठा था वो चाइनीज में रिसीव कर रहा था। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है सीजन 3 में हमें चाइनीज विलियन दिखाया जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे कहानी खत्म होता है। तो ये वीडियो मुझे लगता है 30 मिनट के ऊपर बन गया है। तो अगर आप अभी तक देख रहे हो, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करके जाना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।